हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस सेशन में हम समझेंगे कि रिसोर्सेज का सही डेफिनेशन क्या होता है, रिसोर्सेज किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीक़ा से किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम आज इस सेशन में समझने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। So what exactly is a resources? Everything available in our environment which satisfy our need or fulfill our needs are called resources। वो सारी चीज़ें जो हमारे किसी ना किसी नीड को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उन सारी चीज़ों को हम लोग रिसोर्सेज कहेंगे, राइट। लेकिन किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज कब कहा जा सकता है? तो किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज का नाम उसी समय दिया जा सकता है जब इनके तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करें। वो तीन क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना, दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल होना, एंड द थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि जो भी हम रिसोर्सेज को निकालने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिससे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन हम उसे यूज कर सकें, राइट। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ता है, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल होना। तो इकोनॉमिकली फिजिबल होने का मतलब होता है कि मान लो कि आप सपोज करो आप रिसोर्सेज को निकालने में 100 रुपये का लागत लगा रहे हो, और आप जब उस लागत के बाद सेल कर रहे हो तो आपको 90 रुपये में सेल करना पड़ा है, यहाँ पे 10 रुपये का आपको नुकसान हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हम वैसे ही चीज़ों को रिसोर्स कहेंगे जिसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। अगर हमको नुकसान हो रहा है तो उसे हम रिसोर्सेज के कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। तीसरा आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल होना। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है? तो कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि किसी रिसोर्सेज को सपोज करो आप निकाल रहे हो तो उसके कारण किसी भी सोसाइटी को या किसी भी कल्चर का अनएक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। यानी कि हर कल्चर उसको एक्सेप्ट करे, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे, आपके इंस्टीट्यूशन आपको उसके लिए परमिट करे। तो ये तीन क्राइटेरिया होता है। ये तीन क्राइटेरिया अगर कोई चीज़ फुलफिल कर रहा है तो वो रिसोर्सेज कहलाएगा, अगर नहीं कर पा रहा है तो वो रिसोर्सेज नहीं पाएगा। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज की ओर बढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज आर मटेरियल्स और कंपोनेंट्स फाउंड इन द एनवायरनमेंट दैट आर एक्सेसिबल, फिजिबल, एक्सेप्टेबल टू ह्यूमंस and are utilized to satisfy human needs to and wants are called resources। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। तीसरा आता है इंट्रैक्शन विद ह्यूमन। किसके साथ? तो नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, इसके साथ इंट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या है? इंटरडिपेंडेंसी क्या होता है, तो इसको समझते हैं। ये ऐसा कंसेप्ट है, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है कि सर ये कंसेप्ट कहना क्या चाहता है, ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। लेकिन आज जिस तरीक़े से हम बताएंगे आपको 100% समझ में आएगा। सर ध्यान दीजिएगा। तो रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन अकेला नहीं होता है, राइट। इसमें नेचर, टेक्नोलॉजी और कई इंस्टीट्यूशंस का भागीदारी होता है। आप उसका एक आपसे संबंध बोल सकते हैं कि इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है। इंसान टेक्नोलॉजी के ज़रिए नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है और इंस्टीट्यूशंस बनाता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्ट किया जा सके। जैसे कि आप इस में देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग आपको एज अ सेंटर लोकेट किया है और उसके ऊपर आपके नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन ये सारे चीज़ों को शो किया है। मतलब क्या? मतलब सिंपल है कि ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी नेचर से इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस का स्टेबल करेगा, राइट, सो दैट आप आगे का डेवलपमेंट कर सको। The process of transformation of thing available in our environment involves an interactive relationship between these three pillars। ये तीनों पिलर्स के साथ इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, राइट। आगे चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। उससे पहले समझते हैं रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो समझिएगा, बहुत से लोगों का धारणा होता है कि अगर नेचुरल चीज़ें हैं तो उसको फ्रीली यूज करो, अनलिमिटेड यूज करो। लेकिन क्या ये सही है? आई विल से नो।
अगर आप किसी चीज़ का अनलिमिटेड यूज कर रहे हो, उसका लिमिट से बाहर जा रहे हो, बियॉन्ड द लिमिट जा रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ बहुत ही प्रॉब्लम देने वाली चीज़ें हैं। आप उसके तरफ सपोज करो कि आपके पास कोई पानी दे दिया, आप बहुत ज़्यादा यूज करो, बहुत ज़्यादा यूज करो, क्या वो सही है? यूज करो बट विद कंजर्वेटिव मेथड्स, राइट। तो सबसे बड़ा मिथ है कि रिसोर्सेज एग्जिस्ट नेचुरली इन द फिजिकल इन्वायरमेंट जस्ट वेटिंग टू बी फाउंड एंड कंज्यूम्ड। बट अगर हम इसके ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करें तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी है कि रिसोर्सेज आर अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन एक्टिविटी का डायरेक्ट फंक्शन रखता है। दूसरा, ह्यूमन बींग themselves आर द इसेंशियल components दैट ट्रिगर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ह्यूमन बींग खुद सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को ट्रिगर करता है। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस मटेरियल्स रिमेन कम्प्लीटली लेटेंट। बिना ह्यूमन इंटरवेंशंस के जो मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है, वो कम्प्लीटली लेटेंट रह जाता है, राइट। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को ब्रॉडली हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, दैट इज नेचुरल एंड ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनमेड रिसोर्सेज से भी कहा जाना जाता है। सो फिर नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, दैट इज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को अगेन दो भाग में डिवाइड किया जाता है, दैट इज बायोलॉजिकल एंड कॉन्टिन्यूअस। बायोलॉजिकल को अगेन दो भाग में डिवाइड किया जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वही नेचुरल रिसोर्सेज को देखें तो वो जहाँ नॉन रिन्यूएबल था, नॉन रिन्यूएबल को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है, रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल का मतलब होता है जिसे रिसाइकिल किया जा सके, नॉन रिसाइक्लेबल का मतलब होता है जिसे रिसाइकिल ना किया जा सके। वहीं ह्यूमन यानी मैनमेड रिसोर्सेज को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये दो डिवीजन है जो आपका रिसोर्सेज का क्लासीफाई किया जाता है। आगे समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ध्यान से समझिएगा, क्लास 10 में आपको इस तरीक़ा से देगा कि रिसोर्सेज को चार भाग में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड क्लास रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of ownership, and the last is on the basis of status of development। ये चार डिवीजन है जिसके बेसिस पे हमें रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है। तो समझते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम दो भाग में डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज को, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है? तो बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग है, वो रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया गया हो और जिसके पास लाइफ हो, यानी कि सिंपल सा समझिए, जो लिविंग चीज़ है वो बायोटिक में जाएगा, जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक में जाएगा। आप बायोटिक का एग्जांपल समझे तो ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, फ्लोरा हो गया, फाउना हो गया, फिशरीज हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, ये सारी चीज़ें आपके बायोटिक में आएगा। वहीं अबायोटिक में जाएंगे तो रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉइल्स हो गए, मेटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें अबायोटिक में जाता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी अगेन दो भाग में डिवाइड करते हैं, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? तो वो रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो बाय फिजिकल प्रोसेस, बाय केमिकल प्रोसेस, बाय मैकेनिकल प्रोसेस, किसी तरीक़ा से हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, वो हमारा रिन्यूएबल में आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं तो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, आपका फॉरेस्ट हो गया, आपका वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सारे आपके रिन्यूएबल में आते हैं। वहीं नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो वो रिसोर्सेज जिसको आइदर रिन्यू ना किया जाए, यानी कि रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल हो, या फिर रिसाइकल करने में बहुत ही लंबा टाइम लगे, लाइक कोल। तो कोल समझिए, कोल को अगर हम एक बार यूज कर लेते हैं वी कांट रिसाइकल, बट नया जो फॉर्मेशन होता है कोल को, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए हम लोग कोल को नॉन रिन्यूएबल में रखते हैं। तो सिंपल, रिन्यूएबल को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है, आगे चलिएगा पढ़ने को मिलेगा। पहला होता है आपका रिसाइकलेबल, दूसरा होता है नॉन रिसाइकलेबल, दोनों आपका नॉन रिन्यूएबल में आता है, राइट। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में भी चार भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल एंड देन इंटरनेशनल। इंडिविजुअल क्या होता है? तो वो रिसोर्सेज जिसका मालिकाना हक एक इंडिविजुअल को हो, एक या फिर एक फैमिली को हो, वो रिसोर्सेज आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आता है। लाइक आपका हाउस हो गया, आपका लैंड हो गया, आपका पर्सनल वेल हो गया, ये सारी चीज़ें आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आता है, राइट। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज में वो सारे चीज़ें आ जाती है जैसे जो आपके लोकल एरिया में हो गए, यानी कि वो सारे लोग उसे यूज करेंगे जो आपके विलेज से कनेक्टेड हो, जो आपके लोकल एरिया से आसपास के एरिया से कनेक्टेड हो, ये वो सारे जिस चीज़ को वो सारे यूज कर रहे होंगे, यानी कि जिसे कई लोग यूज कर रहे हो वो कम्युनिटी में आता है। एज ए कम्युनिटी जिस चीज़ को यूज किया जा रहा है वो कम्युनिटी रिसोर्सेज में आता है। जैसे विलेज का पॉन्ड हो गया, आपका पब्लिक पार्क हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपके कम्युनिटी में आता है। देन नेशनल। नेशनल का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हमारा एज अ कंट्री डिसीजन लेता हो कि हाँ जी ये हमारा, हाँ जी ये चीज़ हमारा है या ये हमारा नहीं है। तो जहाँ पे कंट्री, जहाँ पे नेशन आपके डिसीजन ले रहा हो कि हाँ ये हमारा है, वो रिसोर्सेज आपके नेशनल रिसोर्स में आ जाता है। जैसे रेलवे हो गया, आपका रोड हो गया, आपका ओशियन हो गया, ओशियन का जो 12 नॉटिकल मिल्स होता है वो आपका नेशनल होता है, यानी कि वो आपका हो जाएगा। देन इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होता है? रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता हो। नो सिंगल कंट्री कैन यूज विदाउट कंसेंस। जैसे कि आप 12 नॉटिकल मिल्स के बियॉन्ड जाओगे ओशियन में, तो आप बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का आप यूज नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ को, राइट। बियॉन्ड एक्चुअली 200 नॉटिकल मिल्स, ओपन ओशियन में जाओगे बियॉन्ड 200 नॉटिकल मिल्स, तो आप बिना किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट समझेंगे तो हमारे पास इसको अगेन चार भाग में डिवाइड किया जाता है। पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक, रिजर्व्स। पोटेंशियल क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, रिजर्व्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसको हम लोग अनटैप्ड कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? तो समझिएगा। पोटेंशियल रिसोर्सेज मीन्स दैट एग्जिस्ट इन अबंडेंस विद अ स्पेसिफिक रीजन but have not yet been utilized. The capacity is present but the execution is pending. मतलब क्या होता है? तो वो रिसोर्सेज जो बहुत ही अबंडेंस मात्रा में पाया जाता हो किसी भी स्पेसिफिक रीजन में, लेकिन उसका अभी तक यूटिलाइज ना किया गया हो, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं। एग्जांपल समझिएगा। तो हमारा राजस्थान और गुजरात, दो स्टेट जो वेस्टर्न इंडिया में है, उसको समझते हैं, उसका एग्जांपल्स है। तो ये दोनों स्टेट में विंड और सोलर दोनों एनर्जी बहुत ही अबंडेंस मात्रा में है, बट दीज हैव नॉट एट बीन डेवलप टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। उसको आज तक हम इतना डेवलप नहीं किए कि उसके मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज किया जा सके। तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज है, इसको आज तक हम लोग यूज नहीं कर पाए हैं। दूसरा आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है? तो इसको हम लोग सर्वाइव्ड या फिर क्वान्टिफाइड रिसोर्सेज के कैटेगरी में भी डालते हैं। समझिएगा क्या होता है। तो द एक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज दीज हैव बीन truly surveyed and their precious quality and quantity have been determined for immediate utilization. Excuse me. हाँ जी, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज को सिंपल से समझते हैं कि डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज को कहते हैं जिनका सर्वे हो चुका हो और वो यूज कंटिन्यूसली अभी यूज हो रहा हो, करेंटली यूज हो किया जा रहा हो। तो जिस रिसोर्सेज का करंटली यूज किया जा रहा हो, जिसका सर्वे हो चुका हो, उसे हम डेवलप्ड रिसोर्सेज में कैटेगरी में डालते हैं। जैसे मान लीजिए एक्चुअल डेवलपमेंट डिपेंड्स इंटायरली ऑन टेक्नोलॉजिकली अवेलेबिलिटी एंड देयर लेवल ऑफ इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी। ये आपका वेरिएबल्स हो जाता है, राइट।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टॉक, स्टॉक रिसोर्सेस, इसको कहते हैं द टेक्नोलॉजिकल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर के रूप में इसे जाना जाता है। तो डेफिनेशन समझते हैं। तो मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट दैट होल्ड द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट रिमेन कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल बिकॉज ह्यूमंस लैक द अप्रोप्रिएट टेक्निकल नो हाउ। समझिए, तो स्टॉक में उन रिसोर्सेज को डालते हैं जिन्हें यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक नहीं है। जैसे वाटर से हाइड्रोजन निकालना, अभी तक हम लोग वाटर से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाते हैं, तो ये हमारा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो इस रिसोर्सेज को हम लोग स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। हम जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये दोनों का मिक्सचर करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसका कंपाउंड होता है। लेकिन अभी तक हमारे पास वैसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम वाटर से हाइड्रोजन को अलग कर सकें। तो इस तरह का रिसोर्सेज को हम लोग स्टॉक में रिसोर्सेज में डालते हैं, राइट। उस आगे चलते हैं। रिजर्व्स, इसको हम लोग द स्ट्रैटेजिक वॉल्ट के रूप में समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन समझिए। अ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ अ स्टॉक द टेक्निकली नो हाउ टू यूज दिज रिसोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाउएवर देयर यूटिलाइजेशन हैज नॉट फुली स्टार्टेड, दे आर इंटरनेशनली सेफगार्ड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। समझिए, इसमें वो स्टॉक्स जिसे हमने फ्यूचर के लिए बचा करके रखा है, वो रिसोर्सेज जो हम फ्यूचर में जिसको हम यूज करना चाहते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे रिजर्व्स में आता है। रिजर्व का मतलब ही समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों को रिजर्व करके रखा गया है, राइट। रिजर्व जो टर्म है इसी से समझ में आ जाता है इस चीज़ को, कि कुछ ऐसे चीज़ें जिसको हम इन फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके रखे हों, तो उन रिसोर्सेज को हम रिजर्व रिसोर्स में कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझो कि आप डैम के पीछे पानी रखते हो, क्यों रखते हो? फॉर फ्यूचर यूज। तो इस तरीक़ा का डैम में पानी ये का रखना, ये सारी चीज़ें, या फिर फॉरेस्ट को रखना, ये फॉरेस्ट लैंड जो होता है वहाँ, तो ये सारी चीज़ें हमारे रिजर्व्स में आते हैं। इसको हम रखते हैं कि हम आगे यूज करेंगे। आप वाटर को आगे यूज करना चाहते हो, आप फॉरेस्ट को आगे यूज करना चाहते हो, तो ये हमारा रिजर्व में रखा जाता है, रिजर्व रिसोर्सेस में कहलाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे हम लोग चलेंगे, प्लानिंग और रिसोर्सेज का प्लानिंग किस तरीक़े से किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। फॉर टुडे थैंक यू। आप लोग इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो सो दैट आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, थैंक यू।